पलक से तारे तोड़कर जमी पर लाए हैं। हम वो लाए हैं जो बाकी लोग नहीं लाए हैं। अपने छोटे से चैनल कंपटीशन गुरु यूपीएसआई 2025 परिणाम बैच में सभी छात्रों का अभिनंदन करते हुए मैं एच.एम. गुप्ता आज आपकी क्लास साइंस में फिजिक्स के अंदर कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल लेकर आया हूं और उन सभी बढ़िया बढ़िया सवालों को हम बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे। और मैं गारंटी देता हूं कि आप जो जो सवाल मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं उन सभी सवालों पर फोकस करें, उसके साथ साथ और भी थोड़ा सराउंडिंग क्वेश्चंस पर फोकस करेंगे तो हमें उम्मीद है कि आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। इसी के साथ ज़्यादा समय ना गंवाते हुए मैं शुरू करता हूं अपने फिजिक्स के जो मैंने आज के क्वेश्चंस आपके लिए सेलेक्ट किए हैं और आपके लिए पहला क्वेश्चन आपके सामने लेकर आता हूं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है? किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर निम्न में से कौन सी इकाई है? प्यारे बच्चों, बताया था मैंने, फिर बताता हूं कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात हो रही है कि जब किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं, बल लगाने पर वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं? ठेली है। ठेली में धक्का मारा, हमने बल लगाया और ठेली बल की दिशा में ही क्या हो गई? विस्थापित हो गई। लेकिन हमने क्या किया? हमने कार्य किया भाई। हमने क्या किया? कार्य। तो मान लिया कि हमने कार्य किया कितना? W। हमने कार्य किया कितना? W। और जब W कार्य किया तो कितना बल लगाया? F। और वस्तु कितनी विस्थापित हो गई हमारी? मान लिया D। तो नई बात निकल के आई कि W बराबर F गुणा D। W बराबर F गुणा D। और भाई F क्या होता है हमारा? न्यूटन। और D क्या हो गई हमारी? मीटर। न्यूटन मीटर, या फिर इसको हम के नाम दे देते हैं जूल। तो भाई एक बात हमारी ये भी निकल आई, क्या? कि कार्य की इकाई, और इकाई कौन सी? कल बताई थी मैंने आपको, एसआई इकाई। कार्य की कौन सी इकाई? एसआई। तो क्या निकल के आई? जूल निकल के आई। तो जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, बल लगाने पर वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो जाती है, तो इसको हम कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम कार्य कहते हैं। और कार्य का मात्रक क्या होता है हमारा? जूल। तो हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं कि कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? तो भाई कार्य की इकाई नहीं है। ओहो, नहीं है तो कार्य की इकाई एक तो जूल है, जूल आ गई। एक हमारी न्यूटन मीटर है, ये भी आ गई। दो इकाई हमारी आ गई। तीसरी इकाई क्या हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, एक इकाई और हो सकती है, ये वाली निकालेंगे यहां से कि W बराबर F गुणा D। बल की इकाई क्या होती है? न्यूटन है। न्यूटन की जगह हम क्या लिख देते हैं? MA। और MA से क्या हो जाती है? किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर। और जी डी की दूरी की क्या हो जाएगी हमारी? मीटर। तो क्या निकल के आ जाएगी हमारी? किलोग्राम। और जी मीटर मीटर की गुणा हो गई तो कितनी हो गई? मीटर स्क्वायर और बटे सेकंड स्क्वायर। तो है हमारे पास सेकंड वाली भी हैगी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। ये थोड़ा स्क्वायर हम ऊपर मान के चलेंगे दोनों में, ध्यान रहे इस बात का। तो हमारा जूल आ गया है भाई, ठीक है। हमारा न्यूटन मीटर भी आ गया, ये भी है भाई। किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर, ये भी है भाई। इसका मतलब किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स, ये नहीं है कार्य की इकाई। कार्य की तीन इकाई है हमारी, जूल, न्यूटन मीटर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। लेकिन कौन सी इकाई नहीं है हमारी? ये नहीं है। तो याद रहे ये वाली कार्य की इकाई हमारी नहीं है। तो निम्न में कौन सी कार्य की इकाई नहीं? तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ए।
ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ए। मैं आपको एक बार और बता देता हूं बात को कि हमें ऑप्शन देखना है तो राइट कहां लगाना है। हमने ये बात तो कंफर्म कर ली, अब हमें राइट कहां लगाना है अपने ऑप्शन पे। तो हमारा ऑप्शन जो नहीं है वो ए नहीं है। क्या नहीं है हमारा? ए नहीं है। तो ए उत्तर नहीं होगा हमारा, बी होगा, सी होगा और डी होगा। ओके, बिल्कुल। ये तो तीनों मात्रक हैं कार्य के, ए नहीं है, तो आंसर क्या जाएगा हमारा? ए जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ध्वनि की माप की यूनिट क्या है? ध्वनि की माप को किसमें मापते हैं भाई? याद रहे, ध्वनि की माप को हम डेसिबल में मापते हैं। किसमें मापते हैं? डेसिबल में मापते हैं। एक बात हमें बिल्कुल ध्यान रखनी है, इससे संबंधित एक क्वेश्चन और बताते हैं। कितने डेसिबल की ध्वनि हमारे लिए ठीक होती है? याद रहे, लगभग 45 डेसिबल का साउंड हमें नुकसान नहीं देता। लेकिन यदि हमारी सुनने वाली साउंड है ना, जो ध्वनि हम सुनते हैं, अगर वो 75 डेसिबल हो जाती है तो इट इज हार्मफुल टू अस। ये हमारे लिए कैसे होती है? हानिकारक। तो 45 तक हमारे लिए कोई नुकसान नहीं देती है, बट जैसे ही हम 75 से ऊपर जाएंगे या 75 पे भी जाएंगे तो हमारे लिए कैसी होती है? हार्मफुल होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है कौन किसके अनुसार? ये भी ध्वनि प्रदूषण को भी हम किस में मापते हैं? डेसिबल में मापते हैं। ध्वनि प्रदूषण को भी हम किस में लेके चलते हैं? डेसिबल में लेके चलते हैं। तो याद रहे, ध्वनि प्रदूषण को भी हम लेके चलते हैं डेसिबल में। किस में लेके चलते हैं हम? डेसिबल में लेके चलते हैं। तो थोड़ा सा आप बिल्कुल देख पा रहे होंगे बातों को। और अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए हम। एसआई प्रणाली में प्रतिबल की इकाई क्या है? प्रतिबल क्या होता है भाई? प्रतिबल को जानते हैं पहले। जैसे हम रबड़ को खींचे तो हमें जान ताकत लगानी पड़ती है, फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। क्यों भाई, क्यों करना पड़ता है? क्योंकि रबड़ भी हमें अपनी तरफ को खींचती है और कहती है कि मैं लंबाई में वृद्धि नहीं करूंगी, अर्थात रबड़ अपनी लंबाई वृद्धि का विरोध करती है और अपने अंदर से हमारे द्वारा लगाए गए फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाती है। इस फोर्स को ही हम नाम देते हैं प्रतिबल। यानी किसी भी वस्तु के द्वारा जो हमारे द्वारा अप्लाइड फोर्स होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स अप्लाइड किया जाता है, जिसे कहते हैं आंतरिक प्रतिक्रिया बल। आंतरिक प्रतिक्रिया बल, इसी को नाम दिया जाता है प्रतिबल। प्रतिबल, बल पे बल, बट डायरेक्शन अपोजिट। ओके, बात समझ में आ गई ना? तो प्रतिबल क्या होता है कि जो बल हम लगाएं उसके विपरीत दिशा में जो बल लगाए कोई भी बॉडी, है ना, तो उसको हम नाम क्या देते हैं? प्रतिबल। स्प्रिंग को खींचते तो अभी वो ये अंदर की तरफ हाथ खींचती है हमको। खैर, हमें प्रतिबल पर आना है। यदि मैं प्रतिबल को सिग्मा से शो कर दूं तो प्रतिबल का फॉर्मूला होता है F अपॉन A, मीन्स F इंट्रिंसिक बाई A, यानी अंदर की तरफ बल, उसको क्षेत्रफल से भाग कर दो, यानी प्रति इकाई क्षेत्र। परिभाषा बन जाएगी आपकी यहीं से कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल लगता है, इसी को हम क्या कहते हैं भाई बच्चा लोगों? प्रतिबल कहते हैं। अब प्रतिबल का यूनिट क्या निकल के आएगा? अभी हमने निकाला है बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो ये बन गया हमारा न्यूटन मीटर -2। न्यूटन
मीटर माइनस 2। इसका मतलब भी आप जानते हैं, ऑप्शन के अनुसार बोलेंगे तो न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, और इसको बोलेंगे तो न्यूटन मीटर माइनस 2। या तो हमें ये ऑप्शन मिलने वाला है या फिर हमें ये ऑप्शन मिलने वाला है। तो देखते हैं, एन बाई एम स्क्वायर न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी के साथ चलना पड़ेगा यहां पे। तो प्रतिबल की इकाई एसआई इकाई न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। प्रतिबल की एसआई प्रणाली की माप में क्या इकाई बैठेगी? न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। ओके, चलिए नाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न को मिलान कीजिए, मैच द फॉलोइंग यूनिट्स अकॉर्डिंग टू देयर यूनिट्स। यानी जो हमें राशियां दी गई हैं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, स्वप्रेरण, चुंबकीय फ्लक्स, यहां थोड़ा अब हमें मैग्नेट ने टच करना शुरू कर दिया। मीन्स वी हैव टू गो हेयर टुवर्ड्स मैग्नेटिज्म। चलिए चलते मैग्नेटिज्म, कोई बात नहीं है। जब यहां तक बातें समझे हैं, जाने हैं, जोर लगा के बैठिए, मन लगा के बैठिए, ये बात भी आपकी समझ में आएगी, देखते रहिए। सबसे पहली बात आती है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व क्या होता है। थोड़ा इससे पहले एक बात जान लेते हैं, नहीं बाद में हमें कंफ्यूज होगा कि ये बात कहां से आएंगी, ये बात कहां से आएंगी। यहाँ कहीं ना कहीं एक छोटी सी बात आती है, मैं आपको बता देता हूं। मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई बी तीव्रता का चुंबकीय क्षेत्र है, और बी तीव्रता का भी कैसा चुंबकीय क्षेत्र है? समरूपी चुंबकीय क्षेत्र है। अब यदि हम इस बी तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक रख दें और उसमें हम आई एम्पियर की करंट पास कर दें, कितनी करंट पास कर दें? आई एम्पियर की, और हम मान के चल रहे हैं कि हमने इसको थीटा बराबर 90 ले लिया, यानी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रख दिया हमने। तो याद रहे, जब कोई धारावाही चालक को करंट कैरिंग वायर, ठीक है ना, धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो भाई इस पर कितना बल लगता है? इस पर लगता है F बराबर BIL साइन थीटा। यहां हमने लंबवत रखा है, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 90। तो कितना बन गया? साइन 90। साइन 90 कितना होता है? 1। तो F बराबर कितना बल निकल के आया? BIL न्यूटन। यानी जब किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है लंबवत, वो भी कैसा? लंबवत, तो धारावाही चालक पर कितने न्यूटन बल काम करता है? F बराबर BIL न्यूटन। F क्या है? धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर लगने वाला बल। I क्या है? धारावाही चालक में बहने वाली धारा है। B क्या है? B तीव्रता का चुंबकीय क्षेत्र, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है भाई बच्चा लोगों B। और L क्या है? कि हमने जो धारावाही चालक रखा है ये इसकी लंबाई है। इफ ए करंट कैरिंग वायर is placed to the magnetic field, it will be feel F बराबर BIL sin theta force. But if the current carrying wire is placed perpendicular to the magnetic field, the applied force will be F बराबर BIL sin 90. Sin 90 is 1, so F equal to BIL Newton. Is it okay? Is it okay? ठीक, चलिए हमें एक बात की जानकारी मिली कि ये B कहां से आया, I कहां से आया, L कहां से आया। अभी हम ऑप्शन पे नहीं जा रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द सराउंडिंग थिंग्स, जो कि इस चीज से हमको जोड़ेंगी, रिलेट करेंगी। चलिए मैं आपको वही लाऊंगा।
चलिए बात चल रही है मैग्नेटिक फील्ड की। एफ इक्वलिटी क्या लेके आए थे जरा देख लें। एफ इक्वल टू लेकर आए थे हम BIL। यहां से मैं बी की वैल्यू निकाल दूं तो बी की वैल्यू क्या निकल के आएगी, F/IL। हाँ, अरे बाबा एक नई बात लेके आ रहे हैं। अभी हम ऑप्शन क्वेश्चन कुछ नहीं देख रहे। सबसे पहले जब बात चुंबक की चली है तो चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता के 3 मात्रक बताऊंगा, 3 यूनिट बताऊंगा, चौथी भी बताऊंगा, CGS भी बताऊंगा। उसके बाद मैं क्वेश्चन पे आऊंगा, पहले इन्हें जानना है हमें। बी बराबर है F/IL। एफ की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। आई की क्या होती है, एम्पियर। लंबाई की क्या होती है, मीटर। तो पहली यूनिट निकल आई जनाब आपकी। जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है उसकी पहली यूनिट क्या निकल के आई, न्यूटन बटे एम्पियर मीटर। न्यूटन बटे एम्पियर मीटर। इसी को हम 2 नाम और देते हैं, क्या, या वेबर बटे मीटर स्क्वायर। एक तीसरा नाम भी देते हैं भाई, बच्चा लोगों याद कर लीजिए, टेस्ला। अरे भाई टेस्ला, टेस्ला चलाने वाला कसला नहीं, दिस इज टेस्ला, दिस इज टेस्ला। तो हियर वी हैव द 3 यूनिट्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर हम चुंबकीय क्षेत्र अर्थात चुंबक के क्षेत्र की तीव्रता की 3 यूनिट के साथ आए। कौन कौन सी, न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, या वेबर, या टेस्ला। अभी CGS बता देता हूं। CGS यूनिट होती है गॉस, और 1 वेबर में 10 की घात -4 गॉस होते हैं। याद रहेगी। CGS यूनिट आएगी बाद में, फिर डिटेल में बात करेंगे, क्वेश्चन पे भी आना। CGS यूनिट क्या होती है इसकी, गॉस, और 1 वेबर बराबर 10 की घात 4 टेस्ला। 10 की घात 4 टेस्ला। और अगर भाई बड़ी राशि पहले रखते, छोटी बाद में पावर प्लस रखते। अब यदि कह दे 1 टेस्ला तो -4 पावर हो जाएंगे। ओके चलिए, खैर अभी हमें एक बात निकल के आई कि भाई बी की यूनिट वेबर बटे मीटर स्क्वायर या फिर टेस्ला होती है। आ रही है बात कहीं ना कहीं टेस्ला की। अब पहली बात आती है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। बिल्कुल लेते हैं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। बच्चों चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को भी हम बी से ही व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं इसको हम, बी से। वैसे मैं भी बता देता, लेकिन आपको थोड़ा सा और इस चीज को बताऊंगा, ये जानना जरूरी है हमें कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, एक है हमारे पास चुंबक स्वप्रेरण, तीसरा है हमारे पास चुंबकीय फ्लक्स। यहां पे मैं कई सारे सवाल आपको लेके चल रहा हूं। देखिए चुंबकीय फ्लक्स से चलते हैं नीचे से, सही रहेगा, समझ में आ जाएंगी बातें। चुंबकीय फ्लक्स इसको हम शो करते हैं किससे भला, फाई। किससे शो करते हैं इसको हम, फाई। और फाई बराबर क्या होता है हमारा, BA। फाई बराबर क्या होता है, BA। फाई बराबर क्या होता है, BA। अभी बी का मात्रक क्या लिखा था हमने, वेबर बटे मीटर स्क्वायर। और वेबर बटे मीटर स्क्वायर, और ए से और गुणा करेंगे तो मीटर स्क्वायर ऊपर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर स्वाहा। तो इसकी इकाई, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई निकल के आई वेबर। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या निकल के आई, वेबर। तो चुंबकीय फ्लक्स हमारा किसके साथ मिला, वेबर के साथ। चुंबकीय फ्लक्स मिलेगा किसके साथ, वेबर के साथ। बता देते हैं, अभी आगे आएगा स्वप्रेरण के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। स्वप्रेरण जाता है हेनरी के साथ, बताएंगे स्वप्रेरण, प्रेरण, प्रेरकत्व। असल में प्रेरकत्व, स्वप्रेरण, अन्योन्य प्रेरण,
ये जितने भी प्रेरण हैं इनकी इकाई क्या होती है? हेनरी होती है। क्या होती है? हेनरी होती है। अब हमारा आता है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, बता देते हैं। फाई बराबर बी ए, है ना, या बी बराबर फाई बाई ए। फाई की इकाई क्या पढ़ी हमने? वेबर। क्षेत्रफल की इकाई क्या पढ़ी हमने? वेबर बटे मीटर स्क्वायर। और अभी हमने बोला था थोड़ी देर पहले आपको, कंफ्यूज होते नहीं होते इसलिए बताना जरूरी था, वेबर बटे मीटर स्क्वायर, वेबर बटे मीटर स्क्वायर को हम क्या कह देते हैं? टेस्ला। क्या कह देते हैं? टेस्ला। तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व तो सीधा सही दे रखा है। तो हमारा ध्यान दीजिएगा, जो 1 है 1 तो जाएगा ए के साथ, 2 जाएगा सी के साथ, 3 जाएगा बी के साथ, 123 ACB। तो 1A 2C और 3B, ऑप्शन डी। 1A 2C और 3B, तो हमारा बनेगा ऑप्शन डी। तो इसमें ऑप्शन डी के साथ चलेंगे बच्चों। लोगों, बात क्लियर हो गई होगी, बातें समझ में आ रही हैं? चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें और शेयर करते रहें, पढ़ते रहें और भी लोगों को बेनिफिट देते रहें, वीडियो को आगे बढ़ाते रहें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? बच्चों, अपवर्तनांक को n से व्यक्त करते हैं और अपवर्तनांक दो माध्यम की चाल के अनुपात को दर्शाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो माध्यम में चाल के अनुपात को, यानी दो मीडियम में स्पीड के रेशो को दिखाता है। सघन माध्यम में, विरल माध्यम में, तो भाई एक चाल ऊपर एक चाल नीचे, दोनों की यूनिट कट गई। तो भाई हमारी नजर में तो अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। क्या देखते हैं भाई ऑप्शन क्या दिए गए हैं? अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? मीटर इनवर्स नहीं है जी। डायोप्टर क्षमता का होता है और 1/, मीटर या मीटर इनवर्स को भी डायोप्टर ही कहते हैं, क्षमता का ही मात्रक है लेंस की। मीटर बटे सेकंड चाल का मात्रक है। तो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन सी को लॉक कर दिया जाए कि अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। चुंबकीय फ्लक्स फिर आ गया आपके पास। चुंबकीय फ्लक्स अभी बताया था, फिर आ गया कि चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? बताया था चुंबकीय फ्लक्स को किससे व्यक्त करते हैं? फाई से। और फाई बराबर क्या बताया था? बी ए। बी का मात्रक क्या ले लें यहां पे? 3 में से, हाँ ये ले लेंगे ऊपर के अनुसार, वेबर बटे मीटर स्क्वायर। और ऊपर क्या ले लेंगे? मीटर स्क्वायर। दोनों आपस में कैंसिल हो गए। तो भाई चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन, यस, ऑप्शन तो रह गया। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा हमारा? राइट, डी। डैश 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 की एसआई इकाई क्या है? एसआई इकाई न्यूटन है। किसकी? वजन और त्वरण। हमें यहां पे मैचिंग करना है, एक को नहीं करना, दो को करना है। हमें दो को करना है, वजन और त्वरण। तो हमें पता है वजन की इकाई तो न्यूटन होती है और त्वरण की इकाई मीटर बटे सेकंड स्क्वायर होती है।
वजन और बल, हाँ इसकी भी न्यूटन, इसकी भी न्यूटन। ऑप्शन तो हमारा आ चुका, लेकिन फिर भी वजन और द्रव्यमान, तो वजन की इकाई क्या निकल के आई, न्यूटन, और द्रव्यमान की क्या निकल के आई, किलोग्राम। वजन और संवेग, वजन की इकाई न्यूटन और संवेग की इकाई होती है एमवी, तो किलोग्राम मीटर बटे सेकंड। तो हमारी बात बी के साथ हमारी बात बी के साथ, हमारी बात बी के साथ, यानी ऑप्शन हमारा बी सही है। यहाँ वजन और बल दोनों की इकाई क्या है, न्यूटन है। इन सब का जो बेसिक है वो इनिशियल क्लासेस जो हुई है हमारी, हम उनमें डिस्कस कर चुके हैं, आप उसमें देख सकते हैं। एक पास्कल है, पास्कल है क्या, अभी अपने जो प्रीवियस क्लासेस थी इसमें बताई थी कि पास्कल क्या है, दाब की एसआई इकाई है। और दाब क्या होता है, P बराबर बल बटे क्षेत्रफल। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। और हम लेके चल देंगे इसको तो क्या बन जाएगा, न्यूटन मीटर -2। अब बात आती है एक पास्कल, तो भाई हम एक काम करते हैं, क्योंकि ध्यान रहे कि पास्कल हमने बताई थी दाब की एसआई इकाई होती है, तो पास्कल हमें बताना है एक पास्कल कितने के बराबर होगा। हम मान लेते हैं कि ये एक पास्कल है, तो 1 यूनिट कर देंगे, तो यहाँ भी एक न्यूटन, एक, तो एक न्यूटन मीटर -2 वाला ऑप्शन हमें लेके चलना है। कौन सा लेके चलना है, एक न्यूटन मीटर -2, तो ये हमारा ऑप्शन 1 मीटर -2। तो 1 पास्कल इक्वल टू एक न्यूटन मीटर -2 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक, बच्चों याद रहे विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है। क्या होता है, किलोवाट घंटा होता है। अभी डिस्कस करेंगे कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल, ऐसे हमें सवाल मिलेंगे। हमने अपनी पहली क्लास में भी बताया था कि 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुणा 10⁻6 जूल के बराबर होता है। आगे भी क्वेश्चन आएगा, उसको भी हम सॉल्व करेंगे अगले क्वेश्चन में इस चीज को। हालांकि अपनी प्रीवियस क्लास में ये बारे में बता चुके हैं, फिर बताएंगे भी अगला। तरंग वेग का एसआई मात्रक क्या है, तरंग वेग, वेग कोई भी हो, रेखीय वेग हो, जैसे भी हो, या तरंग वेग हो, ध्वनि का वेग हो, सबका मात्रक एक ही होता है, मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। तरंग वेव का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, किसमें मापा जाता है, डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है, डेसिबल में मापा जाता है। 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर मीन्स एक वायुमंडल, 1 एटमॉस्फेयर मीन्स एक वायुमंडल किसके बराबर है, याद रहे कि जो 1 ATM एटमॉस्फेयर जो होता है वो कितने पास्कल के बराबर होता है, याद रहे 1.01 गुणा 10⁵5 पास्कल के बराबर होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कि एक 1 ATM एक वायुमंडल 1 एटमॉस्फेयर कितने पास्कल के बराबर है, 1.01 गुणा 10⁵5।
कभी कभी यूं भी पूछ लिया जाता है, आ सकता है क्वेश्चन आपको कि एक एटीएम में कितने एमएम, ये भी याद रखना, 1 ATM इक्वल टू 760 mm होता है। ये भी क्वेश्चन बनता है सराउंडिंग इसके साथ कि एक एटीएम जो होता है वो कितने एमएम के बराबर होता है, वो 760 एमएम के बराबर होता है। दोनों क्वेश्चन याद रहे। पास्कल पूछा जाए 1.01 गुणा 10 की घात 5 PA, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और अलग से क्वेश्चन आ जाता है कि 1 ATM में कितने एमएम, तो 760 एमएम हो जाते हैं। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? एक अश्वशक्ति कितने के बराबर होती है? 746 वाट के बराबर होती है। याद रहे, एक अश्वशक्ति 746 वाट के बराबर होती है। कितने के बराबर होती है? 746। वही है, 746 वाट को क्या कहा जाता है? एक अश्वशक्ति कहा जाता है। बात एक ही है, एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट कह दीजिए प्यारे बच्चों, या 746 वाट्स को हम एक अश्वशक्ति 1 हॉर्स पावर कह सकते हैं। 1 डायोप्टर के बराबर है, मैंने बताई थी आपको पहले भी, फिर बताता हूं कि लेंस की क्षमता P बराबर 1/f। लेंस की क्षमता लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। लेंस की जो क्षमता होती है वो लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। और इसमें हम फोकस दूरी को किस में लेते हैं? मीटर में। तो ये P बराबर 1/मीटर, या आगे क्वेश्चन होगा P बराबर मीटर इनवर्स। और बच्चों हम इसको एक नाम और दे देते हैं, डायोप्टर। लेंस की क्षमता की जो इकाई होती है वो डायोप्टर होती है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक डायोप्टर कितने के बराबर है? एक डायोप्टर, अब यानी यहां पे 1P कर लो, यहां पे 1 लगा दो, यानी 1P बराबर 1D। डायोप्टर को हम किससे व्यक्त करते हैं? D से। तो याद रहे, जो लेंस की क्षमता है, अगर हम एक डायोप्टर लेके चलेंगे तो जो फोकस दूरी है वो 1 मीटर इनवर्स होगी। क्या होगी? 1 मीटर। कितनी होगी? 1 मीटर। 1 मीटर इनवर्स। तो एक डायोप्टर, यानी कि अब क्या लिख सकते हैं कि एक डायोप्टर बराबर 1 मीटर इनवर्स। एक डायोप्टर बराबर 1 मीटर इनवर्स। तो 1 मिलीमीटर इनवर्स, 1 मीटर इनवर्स, हमारा ऑप्शन 1 DM इनवर्स, 1 CM इनवर्स नहीं, हमारा 1M इनवर्स, बी ऑप्शन। तो यहां हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। 1 मीटर किसके बराबर है? 1 मीटर किसके बराबर है? 1 मीटर किसके बराबर है? समझ गए ना? ठीक, 1 मीटर किसके बराबर है? तो यहां पर मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताऊंगा जो हमें आगे भी काम आएंगी, हमें क्वेश्चंस पे कहीं ना कहीं रोकेंगी। 1 मिनट में सारी बातें मैं आपको बता देता हूं, सभी स्केल के बारे में बता देता हूं। क्या कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की घात -2 मीटर। 1 मिलीमीटर बराबर 10 की घात -3 मीटर। 1 माइक्रोन बराबर 10 की घात -6 मीटर। 1 नैनोमीटर, इसको हम नैनोमीटर को M मिली माइक्रोन भी कह देते हैं, और 1 म्यू, ये बराबर होता है 10 की घात -9 के।
एक एंगस्ट्रॉम भी याद रहे हमें 10⁻⁻10 के, 10⁻⁻10 के, और एक पिकोमीटर 10⁻12 मीटर के, और एक फेस्टोमीटर ये लगभग 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होता है। तो ये कुछ लंबाई को नापने की छोटी छोटी यूनिट्स हैं, स्मॉल यूनिट्स। तो याद रहे कि इनसे कहीं ना कहीं हमको रिलेट होना पड़ेगा क्वेश्चंस में। याद रहे कि दूरी नापने की, लंबाई नापने की छोटी यूनिट कि ये यूनिट किसके बराबर होती है, तो भाई याद रहे कि इस तरीके से है। अब क्वेश्चन को पढ़ना है। जैसे हमने कह दिया, ध्यान देंगे कि 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर। अब यदि मैं कह दूं 1 मीटर पावर कर दो +6 माइक्रोन, कहानी उल्टी हो गई। हमने बोला था जब भी छोटी यूनिट के बराबर बड़ी यूनिट ली जाती है पावर माइनस, और जब बड़ी यूनिट के बराबर छोटी यूनिट ली जाती है तो पावर हो जाती है हमारी प्लस। तो याद रहे सवाल क्या है, देखते हैं कि 1 मीटर किसके बराबर है। 1 माइक्रोन नहीं, 1 माइक्रोन कितने मीटर के बराबर है ये नहीं पूछा है, उल्टा कर दो। 1 मीटर बराबर कितने माइक्रोन, तो याद रहे 1 मीटर बराबर 10⁻6 माइक्रोन। जीवाणुओं का आकार, जीवाणुओं का आकार हम माइक्रोन में ही मापते हैं। किस में मापते हैं? माइक्रोन में। ये वहां काम होता है। एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, ज्यादातर जो नैनोमीटर को तो परमाणु त्रिज्या में मापने में यूज करते हैं, एंगस्ट्रॉम को परमाणु आकार मापने में यूज करते हैं। पिकोमीटर के द्वारा भी त्रिज्याएं मापी जाती हैं। फेस्टोमीटर परमाणु नाभिक में प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों के बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए काम आता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें पढ़ते रहना चाहिए, जानते रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लें। ओहो, अभी बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट नैनोमीटर एज वेल एज एंगस्ट्रॉम and also the picometer and festometer। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा कि परमाणु त्रिज्या निम्न में से किस में मापी जाती है। एटॉमिक रेडियस किसके द्वारा मापी जाती है? अभी बताई थी ना मैंने आपको, बहुत छोटी रेडियस होती है ना परमाणु त्रिज्या। परमाणु के नाभिक से उसके बाह्यतम कोष तक की दूरी को, है ना, द डिस्टेंस बिटवीन द आउटर मोस्ट शेल टू द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज एटॉमिक रेडियस। किसी भी परमाणु के नाभिक से उसके संयोजी कोष तक की दूरी को या बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन तक की दूरी को हम परमाणु त्रिज्या कहते हैं। और याद रहे बच्चा लोगों, इट इज ऑलवेज मेजर्ड इन नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम और पिकोमीटर, बट हेयर ऑप्शन इज नैनोमीटर। तो वी शुड गो विद द ऑप्शन और अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। तो यहां पर नैनोमीटर आएगा भाई। परमाणु त्रिज्या का मात्रक क्या होगा? परमाणु त्रिज्या को किस में मापेंगे हम? नैनोमीटर में मापेंगे। अगला क्वेश्चन देख ले भाई, समझ में आ गई बात? चलिए, प्रतिदीप्ति इल्यूमिनेशन की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? प्रतिदीप्ति क्या होती है भाई बच्चा लोगों? व्हाट इज इल्यूमिनेशन? प्रतिदीप्ति क्या है?
जान लीजिए कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, देखना इनके बारे में जानकारी लीजिए। चलिए भाई पदार्थ जरा तू थोड़ा गाढ़ा 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 हो जा। ये रहा पदार्थ। अब हमने इसको एक विकिरण दे दिया, रेडिएशन दे दिया। कैसा दिया? इसको हमने हाई फ्रीक्वेंसी लो वेवलेंथ, हाई फ्रीक्वेंसी लो वेवलेंथ मतलब उच्च ऊर्जा और निम्न तरंग दैर्ध्य का प्रकाश दिया। इसने ले लिया, लाओ जी ले लेता हूं। बंदा भला है, थोड़ा बेईमानी भी करेगा लेकिन उस बेईमानी को दूसरे रूप में लौटा देगा। कैसे? कि हमने कैसा दिया? हमने प्रकाश जो दिया, इसको ध्यान दें थोड़ा, इसको दिया उच्च आवृत्ति कह लो, उच्च ऊर्जा कह लो, एक ही बात है। क्योंकि हम एक रिलेशन पढ़ते हैं E बराबर एच न्यू, तो वहां से एनर्जी और फ्रीक्वेंसी दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती हैं। तो वी कैन से हाई एनर्जेटिक और द हाई फ्रीक्वेंसी एक ही बात है। तो उच्च ऊर्जा और निम्न तरंग दैर्ध्य, ये इसको हमने दिया। इस बंदे ने अपने अंदर से निकाल दिया, लेकिन कैसा निकाला? निम्न ऊर्जा और बड़ी तरंग दैर्ध्य का। कैसी तरंग दैर्ध्य? नहीं, शॉर्ट वेवलेंथ की लाइट ली और हाई वेवलेंथ में निकाल दी, तो निम्न ऊर्जा लेकिन उच्च तरंग दैर्ध्य है। जैसे एक एग्जाम्पल में छोटा सा लेके देता हूं आपके लिए, ऐसे पदार्थ जैसे कुनीन सल्फेट, कुनीन सल्फेट जिसे हम नॉर्मली कुनैन भी कह देते हैं। पहले ऐसी की गोली बुखार में दी जाती थी, बट इसके बहुत साइड इफेक्ट होते थे। बट भाई आज तो साइंस बहुत एडवांस है, टुडे साइंस इज वेरी एडवांस, तो वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिसिन फॉर क्यूरिंग द फीवर। एनीवे लेट्स कम ऑन टू अ पॉइंट। देखिए, तो कुनीन सल्फेट, इसने क्या किया कि उच्च ऊर्जा निम्न तरंग दैर्ध्य का प्रकाश लिया, लेकिन निकाला कैसा? निम्न ऊर्जा और उच्च तरंग दैर्ध्य का। ऐसे पदार्थ को जो उच्च ऊर्जा निम्न तरंग दैर्ध्य का प्रकाश लेते हैं और अपने अंदर से निम्न ऊर्जा और उच्च तरंग दैर्ध्य का प्रकाश निकाल देते हैं, इन पदार्थों को नाम दिया जाता है प्रतिदीप्तिशील पदार्थ। और इन पदार्थों के इस गुण को कहते हैं प्रतिदीप्ति। यहां पे एक खास बात बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनेंगे। यदि हम यहां नीला दें इसे, तो पता है भाई साहब हमें नीले का कैसा बना कर दे देते हैं? ये भाई साहब नीले को हरे में देते हैं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। भाई ब्लू लाइट एनर्जी ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, वेवलेंथ कम होती है। वैसे भी आप जानते हैं कि ब्लू कलर की वेवलेंथ तो सबसे कम होती है ना। तो ब्लू दिया, ग्रीन छोड़ा। ओके, ध्यान रहे, एक प्रतिदीप्तिशील पदार्थ को नीले रंग का प्रकाश दिया जाता है। एक इल्यूमिनेटिंग सबस्टेंस ब्लू कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो वो अपने अंदर से किस कलर की लाइट को एमिट करेगा? याद रहे, ग्रीन कलर का ऑप्शन देखेंगे आप। अब की बार हम बोले कि भाई साहब आप हरा ले लो, यानी नीले से डार्क हुआ हरा, हो तो भाई ये तो और भी ज्यादा डार्क निकालेगा। तो भाई तो हम पे तो एक ही लाल हैं भैया, हरा दो लाल लो। तो याद रहे, अगर हमने हरा दिया है तो लाल निकलेगा। तो ये दोनों कलर पूछे जाते हैं ज्यादातर। नीला मिला है तो हरा निकलेगा और हरा मिला है तो लाल निकलेगा। सर ये तो सवाल ही नहीं है, आपने क्या क्या बता डाला। सवाल तो अब देख लेते चलो, लेकिन थोड़ा सा बात आती है तो बताई भी जाती है। ठीक है, अब सवाल देखते हैं। सवाल तो छोटा सा ही है कि प्रतिदीप्ति की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? याद रहे, लक्स मीटर।
कौन सा मीटर? लक्स मीटर। ऑप्शन सी के साथ जाएंगे हम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट कितनी ऊर्जा के बराबर है? 36000, 360000, 3600 हो भाई। लास्ट वाला तो बहुत जीरो लेके आ गया। इसकी जीरो गिनती है कितने, कितनी जीरो लाया है? 2 3 4 5, बड़ी जीरो लेके आया है भाई। चलिए देखते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, आज फिर बता देता हूं, ध्यान दो, कि 1 किलोवाट घंटा बनाइए। पहले 1 किलोवाट के वाट बनाओ 1000 वाट, और इसके क्या बना दो? मिनट। तो ये कितनी मिनट हो गई? 60 मिनट। चलिए अब एक काम करो, वाट को भी चेंज करो, वाट को भी चेंज करो। कर लेते हैं 1000, और वाट को यानी शक्ति, शक्ति की जगह ले सकते हैं जूल बटे सेकंड। इधर भी सेकंड कर लाओ, तो 60 गुणा 60 सेकंड। सेकंड से सेकंड कट गया, क्योंकि हमें जूल में जाना है। कहां चल दिए? जूल की तरफ चल दिए। इसकी गुणा कर ली, 6 36, 2 जीरो बढ़ा दो, इतने जूल, कभी ना भूल। चलिए अब यहां ध्यान दीजिए, ये आ गई हमारी 3 जीरो, ये 36, इसको ले लेते हैं 3636, 3 पावर ये, और सॉरी एक साथ लेंगे। 1000 की ले ली हमने, कितनी पावर? 3 पावर, और इसको लिख लिया 3.6, और 3 ही पावर हमारी ये आ गई। तो एक काम कर लेते हैं, 3.6 गुणा 10 की घात 6, 1 पावर 1 जीरो, 2 पावर 2 जीरो, 3 पावर 3 जीरो, कितनी पावर? 6 जीरो, 6 पावर तो 6 जीरो लगा दो। तो ये हो गई हमारी कितनी? 36 में लाना है हमें। तो एक काम कर लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 36 गुणा 10 की घात 5। तो ये हो जाएगा हमारा 36, 1 2 3 4 5, 5 जीरो, इतने जूल। देखा, आपसे ये नहीं पूछा कि एक कितने जूल के ऐसे, तो 3 ये भी जूल। तो तीनों बात तैयार कर लो, मान के चल दो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। अब आपसे 1 kWh की वैल्यू कितनी है? ऐसे ऑप्शन दे दे, ऐसे दे दे, ऐसे दे दे। अब ये देखो जीरो कितनी आई? 2 4 5, 3 और 2 5। हमारा ऑप्शन डी की तरफ जा रहा है। हमारा जो आंसर है, अवर आंसर इज गोइंग टू ऑप्शन डी। चेक कर लीजिए आराम से, 10 की घात 5 हो गया, 5 की 5 जीरो बढ़ा दी हमने, 36 को ऐसे रख लिया। तो इस कंडीशन में हमारा ऑप्शन डी सही होता है। ऑप्शन डी। कंपटीशन गुरु अपने परिणाम बैच के द्वारा सभी बच्चों को, जो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, फ्री में सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग। अरे सर सब कुछ, अरे सब कुछ से मतलब जितने भी आपके सब्जेक्ट्स आपको रिलेट कर रहे हैं, सब कुछ नहीं भाई, गड़बड़ हो जाती है बात की। सभी फैकल्टीज अपने अपने सब्जेक्ट्स में आपके साथ पूरे मेहनत के साथ जुड़ी हुई हैं। पढ़ते रहिए, उत्साहवर्धन करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को,
और अपना बहुत ध्यान रखिए। और आज चंद्र ग्रहण है, ईश्वर का नाम लेते रहिए, परमात्मा का नाम लेते रहिए। हमारे साथ भी अच्छा हो, सबके साथ भी अच्छा हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।